हेलो एवरीवन, क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। हमने 14 प्रिंसिपल में से 4 प्रिंसिपल्स अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए हैं। आज हमें फिफ्थ से स्टार्ट करना है। फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इट मीन्स दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। तो इस प्रिंसिपल में बताया गया है, फ्योल जी ने कहा है कि एक समय पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वन हेड एंड वन प्लान रखना चाहिए। अगर बहुत सारे प्लान बना लेगा ऑर्गेनाइजेशन तो एम्प्लॉयज भी कंफ्यूज हो जाएंगे काम को करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन भी कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए वन हेड एंड वन प्लान एक समय पर होना चाहिए, जिसकी वजह से 2 पॉइंट है। इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इजी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन भी एफिशिएंट तरीके से काम करेगा और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो भी बढ़िया तरीके से पूरे हो जाएंगे। सिक्स्थ प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। According to this principle, the interest of an organization should take priority over the interest of any one individual employee. ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रिंसिपल में फ्योल जी ने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को अपनी प्रायोरिटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा तो सभी वर्कर्स का फायदा होगा। एक एग्जांपल के साथ आप समझना। For example, a purchase manager of a company has to purchase 100 tons of raw material. His son happens to be a supplier along with other suppliers in the market. The manager purchases the raw material from the firm of his son at a higher rate than the market rate. This will profit the manager personally, but the company will incur heavy loss. इस प्रिंसिपल कहता है, वाला प्रिंसिपल, कि एक मैनेजर था, परचेज मैनेजर होता है, वो कुछ रॉ मटेरियल खरीदना चाहता है और उसका बेटा भी सेम रॉ मटेरियल को बेचता है उसकी फार्म में। लेकिन उसका जो बेटा है अदर सप्लायर के अकॉर्डिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो बेचता है, उसका प्राइस बहुत ज्यादा है और मैनेजर अपने बेटे से ही वो चीजें खरीद लेता सारा का सारा रॉ मटेरियल। तो इस केस में देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा नहीं हुआ, मैनेजर को पर्सनली तो फायदा हो गया लेकिन ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को तो बहुत लॉस हो गया। तो इस केस में सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट जो हमारा प्रिंसिपल है उसका वायलेशन हुआ है। इसीलिए फ्योल जी कहते हैं हमें अपने फायदे के बारे में ना सोचकर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के बारे में सोचना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा तो सभी का फायदा होगा। सो अगला प्रिंसिपल है हमारा 7th, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। ये प्रिंसिपल कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर रेम्यूनरेशन व्हिच शुड गिव देम एट लीस्ट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। It increase the encouragement and satisfaction of the employer. Remuneration to employees principle के अकॉर्डिंग फ्योल जी ने कहा कि एक सबऑर्डिनेट को इतना तो एम्प्लॉय को इतना पेमेंट करो, इतना रेम्यूनरेशन दो। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि जो उसने काम करा है, जो मेहनत करी है उसके बदले उसको जो पेड है, तो कह रहा है इतनी पेमेंट तो उसको करनी चाहिए जिससे वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़िया अचीव कर सके। और ऐसा नहीं कि उसको पेमेंट करनी ही चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग, उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसको पे करना चाहिए, जिससे वो सेटिस्फाइड होगा और बढ़िया तरीके से काम को करेगा। ये 7th प्रिंसिपल था हमारा। 8th भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द सुपीरियर शुड अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। ये प्रिंसिपल कहता है कि वर्कर को ना एक दो चीजें होती है समझना। सबसे पहले एक होता है सेंट्रलाइजेशन और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी की सारी पावर एक व्यक्ति के हाथ में। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी की सारी पावर हमने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल कहता है कि ना ही कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। यहां पर इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। मेन पावर जो है वो टॉप लेवल के पास होनी चाहिए और जो छोटी मोटी पावर है, कुछ रॉ मटेरियल परचेज करना है, छोटे मोटे जो भी डिसीजंस लेने हैं वो आपस में सभी को डिवाइड कर देना चाहिए। ये प्रिंसिपल था हमारा। 9th इज इक्विटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजर्स शुड ट्रीट देयर सबऑर्डिनेट्स एज फेयरली एज पॉसिबल सो दैट दे डेवलप अ फीलिंग ऑफ डेडिकेशन फॉर देयर वर्क। इक्विटी प्रिंसिपल कहता है कि हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। मेल है, फीमेल है, उनको उनकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग, उनको उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पेड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल
एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंदर दो वर्कर होते हैं। वर्कर ए भी 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन करता है, वर्कर बी भी 10 यूनिट का प्रोडक्शन करता है। लेकिन अगर हम बात करें उनकी वेजेस की, दोनों को सेम वेजेस मिल रहे हैं। बी ने 8 यूनिट का प्रोडक्शन करा है, क्योंकि बी को ज्यादा सैलरी इसलिए मिल रही है क्योंकि जो बी है वो जो सुपरवाइजर है उसका क्या है, रिलेटिव है। तो यहां पर इस प्रिंसिपल का क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है। सो इसकी वजह से अगर इक्विटी प्रिंसिपल लगेगा तो जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड रहेंगे अपने काम से, और जो स्किल्ड एम्प्लॉय है वो भी इंप्रूव करेंगे अपनी और बढ़िया तरीके से स्किल्स। सो 10th प्रिंसिपल है हमारा स्केलर चैन। स्केलर चैन प्रिंसिपल में बताया फियोल जी ने, इट रेफर्स टू अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन व्हिच मूव्स फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक्स इन अ स्ट्रेट लाइन। फियोल ने बताया इसके बारे में कि कोई भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्कर किसी भी वर्कर से आपस में बात कर सकता है। एम्प्लॉय की पोजीशन जब सेम होगी तभी आपस में वो बात कर सकते हैं। जैसे ए बी सी डी ये सारे के सारे एम्प्लॉयज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो फियोल जी ने बोला कि ए बी को ऑर्डर देगा, बी सी को ऑर्डर देगा, सी डी को ऑर्डर देगा, ऐसे ही सेम सिचुएशन यहां पे भी चलती जाएगी। तो ये चीजें उन्होंने बताई। फियोल का ओपिनियन क्या था इसके अंदर, This chain must be followed in a strict manner. It means each communication must move from top to bottom and vice versa. Vice versa हो जाता है उल्टा, कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्केलर चेन को फॉलो करना चाहिए। स्केलर चेन इस टाइप की चेन है, एम्प्लॉयज की चेन है कि ए ऑर्डर देगा बी को, बी ऑर्डर देगा सी को, सेम ए ऑर्डर देगा एल को, एल ऑर्डर देगा एम को। अगर डी को कोई प्रॉब्लम है तो डी अपने सुपीरियर सी से पूछेगा, अगर सी से सॉल्व नहीं होगा तो सी अपने सुपीरियर बी से पूछेगा, और अगर बी से भी सॉल्व नहीं होगा तो वो अपनी सुपीरियर ए से पूछेगा। इसको फियोल्स लैडर भी बोलते हैं। समटाइम्स क्या हो जाता है, एक इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई कि ई को बात करनी है ओ से, और इमरजेंसी और बहुत जरूरी है बात करना, तो ई डायरेक्ट ओ से बात कर सकता है। तो ई अपने बॉस डी से पूछेगा, ओ अपने बॉस एन से पूछेगा, और अगर वो एग्री हो जाते हैं तो ये आपस में ई और ओ बात कर सकते हैं। इस सिचुएशन को हम लोग गैंग प्लैंक बोलते हैं। ये एक्सेप्शन होती है स्केलर चेन की, क्योंकि यहां पर स्केलर चेन जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई नहीं हुआ। लिखा हुआ इट इज द एक्सेप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, एग्जाम में बहुत बार केस स्टडी के साथ पूछा गया है। नेक्स्ट 11th है हमारा इनिशिएटिव प्रिंसिपल। इनिशिएटिव प्रिंसिपल में फियोल जी ने बताया कि सभी इंप्लॉयर्स को, सुपीरियर्स को, सबऑर्डिनेट्स को इनिशिएट करो कि वो अपने प्लान्स भी एग्जीक्यूट करें ऑर्गेनाइजेशन के सामने। क्या पता कोई ऐसा प्लान हो जो बहुत बेनिफिशियल हो कंपनी के लिए। तो उन्होंने बोला सभी वर्कर्स को प्लान्स को इनिशिएट करने का मौका देना चाहिए। लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन मेकिंग एन एग्जीक्यूटिव प्लान। उनके प्लान्स एग्जीक्यूट करे जाए, वो भी इनिशिएटिव के साथ काम कर पाए और उनकी भी सुनी जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे वो और डेडिकेशन के साथ काम को करेंगे, जिसकी वजह से इंक्रीज इन द थिंकिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की थिंकिंग पावर बढ़ जाएगी, वो और सोचेगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल भी पूछ लेते हैं। 12th इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी का मतलब होता है एक वर्कर स्टेबल है, और पर्सोनल का मतलब होता है वर्कर। पर्सोनल होता है वर्कर। बहुत बार पर्सोनल वर्ड यूज किया जाता है कि वर्कर की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। बार बार अगर आप किसी वर्कर की पोजीशन चेंज कर रहे हो, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट में भेज रहे हो, बार बार आप स्टाफ चेंज कर रहे हो, नए नए वर्कर्स को हायर कर पा रहे हो, इस वजह से कोई भी वर्कर ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो ये प्रिंसिपल कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ द एम्प्लॉयज सो दैट द वर्क कंटिन्यूअस एफिशिएंटली। उन्होंने बोला कि वर्कर को स्टेबल कर दो एक जगह पर। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हिट प्रोडक्टिविटी नेगेटिविटी। एक पॉइंट होता है कि अगर बार बार हम किसी को ट्रांसफर करते जाएंगे, उनकी पोजीशन चेंज करते जाएंगे, नए नए इंप्लॉयज को उसकी जगह हम रिक्रूट करेंगे, इसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग इंप्लॉय है वो बढ़िया तरीके से काम नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि कुछ टाइम बाद हमें नौकरी से इन्होंने निकाल ही देना है। तो फियोल जी ने बोला स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, जो वर्कर है उसको स्टेबल करके रखो, जिससे वो बढ़िया तरीके से काम को सीख पाएगा, उसको एक्सपीरियंस भी हो पाएगा, जिसकी वजह से इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कॉन्फिडेंट हो जाएगा और बढ़िया तरीके से काम करने की कोशिश करेगा। 13th इज ऑर्डर। ऑर्डर प्रिंसिपल में बताया गया फियोल जी ने, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर अ राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट द राइट जॉब एंड अ राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट अ राइट प्लेस। फियोल जी ने बोला इसके बारे में
कि सभी चीजों को सही स्थान पर होना चाहिए, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो कोई थिंग हो। जैसे घर पर हमारा सारा सामान इधर उधर फैला नहीं होता है, पर्टिकुलर किचन का सामान किचन में होता है, अलमीरा में कपड़े होते हैं, वैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे वो उन्होंने दो चीजों के बारे में बताया, एक मटेरियल ऑर्डर बताया और एक बताया सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर के अंदर आ जाएगा फिजिकल रिसोर्स और सोशल ऑर्डर के अंदर आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्स। कह रहा है चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो फिजिकल हो, सभी चीजों को अपने स्थान पर होनी चाहिए, सही प्लेस पर होनी चाहिए। ये सिंपल सा प्रिंसिपल था हमारा ऑर्डर। एंड लास्ट प्रिंसिपल इज स्पिरिट द कॉर्प्स। स्पिरिट द कॉर्प्स प्रिंसिपल में बताया, इसमें कहते हैं कि सभी वर्कर को एक टीम स्पिरिट के साथ काम करना चाहिए। यहाँ पे डी कॉर्प्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट। कभी ये नहीं सोचना चाहिए ये काम मैंने अकेले ने मिलकर करा। कभी भी मैनेजर को जब अपने सबऑर्डिनेट से बात करता है तो ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारी वजह से ये, मेरी वजह से ये काम हुआ। हमेशा उसको बोलना चाहिए हम सब लोगों ने मिलकर ये काम करा है, तभी ये बढ़िया तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अटेन हुआ। लिखा हुआ है एज पर द प्रिंसिपल अ मैनेजर शुड कॉन्टिन्यूसली मेक एफर्ट्स टू डेवलप अ टीम स्पिरिट अमंग द सबऑर्डिनेट्स। टू डू दिस ही और शी शुड यूज द वर्ड we instead of I during the conversation with the subordinates। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको तो लिखनी ही लिखनी है कि कभी भी आप I की जगह पर हमेशा किसका यूज करो, we का, कि मैंने काम नहीं करा हम सबने मिलकर काम करा है, जिसकी वजह से इजी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से बढ़िया तरीके से अचीव हो पाएंगे। और स्वीट रिलेशन, आपस में जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं और मैनेजर्स और सुपीरियर्स हैं उनके बीच में रिलेशन भी बहुत बढ़िया रहेगा। ये टॉपिक था आपका।